तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कवर करनी है। लास्ट टाइम भी हमने क्या किया था कि कुछ हमने इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ पढ़ी थी, फेमस पर्सन्स पढ़े थे जम्मू एंड कश्मीर के। और आज भी हम जो रिमेनिंग जो कुछ पॉइंट्स बचे हैं उसको आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो जो फर्स्ट पॉइंट है, मतलब कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जो कि हमने कवर करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की, जम्मू की भी और कश्मीर की भी, हम दोनों की कवर करेंगे। और जितने भी फेमस पॉइंट्स हैं, यहाँ के इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, वो भी हम कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सोमादेवा। कौन थे सोमादेवा? सोमादेवा वाज एन 11th सेंचुरी राइटर फ्रॉम कश्मीर। ओके, पूछा जा सकता है कि सोमादेवा किस स्टेट से बिलोंग करते थे या कहाँ से बिलोंग करते थे। तो कहाँ से बिलोंग करते थे? कश्मीर से। और कौन से सेंचुरी में थे ये? 11th सेंचुरी में ये बिलोंग करते थे, 11th सेंचुरी से बिलोंग करते थे फ्रॉम कश्मीर। और इन्होंने सबसे जो मेन पॉइंट है ना, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है रेड कलर से, इसी को आपने ध्यान से देखना है। ये ऑथर हैं किसके? कथा सरित सागरा। कथा सरित सागरा, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? ओशन ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफ स्टोरीज। ओशन ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफ स्टोरीज, ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। कथा सरित सागरा का ऑथर कौन है? सोमादेवा। कथा सरित सागरा का मतलब क्या है? ओशन ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफ स्टोरीज। ये दो पॉइंट्स आपने सोमादेवा में याद रखने हैं। ओके, सो ये पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट इज ललित आदित्य मुक्ता पिता। ललित आदित्य मुक्ता पिता, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? 724 में इनका जन्म हुआ था। फ्रॉम 1761 तक ये रहे थे, ठीक है। और सबसे पहली बात, ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? फ्रॉम कारकोटा डायनेस्टी। ये याद रखना आपने कि सबसे जो मेन पॉइंट्स है वही मैंने कवर किए हैं और इन्हीं को आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन तो बड़ी बार पूछा गया है। समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर जी किसको कहा जाता है? ललित आदित्य मुक्ता पिता को। ओके, ये आपने याद रखना है। ललित आदित्य मुक्ता पिता कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? याद रखो, फ्रॉम कारकोटा डायनेस्टी। फ्रॉम कारकोटा डायनेस्टी से ललित आदित्य मुक्ता पिता बिलोंग करते थे। ये डेट्स वगैरह नहीं पूछते, वो इतना नहीं पूछेंगे, पर ये पूछ सकते हैं कि समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किनको कहा जाता है? किनको कहा जाता है? ललित आदित्य मुक्ता पिता को। उसके बाद इनको, ललित आदित्य मुक्ता पिता को कल्हना ने क्या लिखा था? आपको याद है कल्हना ने क्या लिखा था? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का मतलब क्या होता है? रिवर ऑफ क्या? रिवर ऑफ किंग्स। ये मैंने बताया था। राजतरंगिणी का मतलब क्या है? रिवर ऑफ किंग्स। किसने लिखी थी? कल्हना ने लिखी थी। और कल्हना ने ललित आदित्य मुक्ता पिता को क्या बताया? वर्ल्ड कॉन्करर। वर्ल्ड कॉन्करर का मतलब क्या हो गया? दुनिया को जीतने वाला, संसार को जीतने वाला। उसको क्या बोला गया है? किसने बोला है? कल्हना ने। किसको बोला है? ललित आदित्य मुक्ता पिता को। ललित आदित्य मुक्ता पिता कौन थे? फ्रॉम जो करकोटा डायनेस्टी से। ये पहली बात, ये कौन थे? कौन ये थे? रूलर कश्मीर के। कौन थे ये? रूलर थे कश्मीर के। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये थे रूलर थे कश्मीर के। एंशियंट टाइम में रूलर थे कश्मीर के। और इनको क्या बोला जाता है? और कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? फ्रॉम कारकोटा डायनेस्टी। इनको क्या कहा जाता है? समुद्र गुप्ता भी इनको कहा जाता है। वर्ल्ड कॉन्करर इनको बोला गया है। किसमें? राजतरंगिणी में। जो किसने लिखी है? कल्हना ने लिखी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, ये जो पॉइंट है ना, ये मैं कह रहा हूँ पता नहीं कितने एग्जाम्स में पूछा गया कि मार्टन सन टेम्पल किसने बनवाया। ये तो अपने ना दिमाग में आप छाप लो। मार्टन सन टेम्पल, ये आपने बड़े सारे पेपर्स में, आपने JKSSB के बहुत सारे पेपर्स में आपने ये क्वेश्चन देखा होगा। सो मार्टन सन टेम्पल किसने बनाया? ललित आदित्य मुक्ता पिता ने।
और ये मार्टन सन टेम्पल कहाँ पे है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। अनंतनाग, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे आ नहीं रहा, एक सेकेंड, कहाँ कहाँ पे है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ओके, मार्टन सन टेम्पल, मार्टन सन टेम्पल किसने बनवाया? ललित आदित्य मुक्तापिता ने। कहाँ से बिलोंग करते थे? फ्रॉम कोरकोटा डायनेस्टी। क्या कहा जाता है इनको? समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। ओके, और ललित आदित्य मुक्तापिता ने एक और सिटी इन्होंने क्या की थी, फाउंड इन्होंने बनाई थी, जिसका नाम है परिहसपोरा। क्या नाम है? परिहसपोरा, या इसको स्माइलिंग सिटी भी कहा जाता है। ललित आदित्य ने कुछ सिटी बनाई थी, क्या सिटी का नाम है? परिहसपोरा, या जिसको स्माइलिंग सिटी भी कहा जाता था। ओके, तो ये आपने ललित आदित्य मुक्तापिता में आपने ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपने जैसे मर्जी करो याद, बट याद तो करना है ना। काराकोटा डायनेस्टी, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, वर्ल्ड कॉन्करर, मार्टन सन टेम्पल इन अनंतनाग किसने बनवाया था? ललित आदित्य मुक्तापिता ने। परिहसपोरा और स्माइलिंग सिटी, या स्माइलिंग, देखो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि परिहसपोरा का मीनिंग, मतलब उसको किस नाम, अलग नाम से पुकारा जाता था, या क्या नाम और था उसका, तो वो था स्माइलिंग सिटी। ओके, और परिहसपोरा किसने बनवाया? ललित आदित्य मुक्तापिता ने। ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्या है? क्वीन दिदा। देखो क्वीन दिदा भी कौन, एक सेकेंड, क्वीन दिदा भी कौन थी? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। क्वीन दिदा आल्सो रूलर ऑफ कश्मीर, was also ruler of Kashmir from 980 century to 1003 सेंचुरी। लिखा नहीं है मैंने, आई एम सॉरी, बट ये भी आपने याद रखना। क्वीन दिदा कौन थी? रूलर ऑफ कश्मीर थी फ्रॉम 980 फ्रॉम 980 सेंचुरी टू 1003 सेंचुरी। ओके, और सबसे इसमें जो आपने एक पॉइंट याद रखना है वो क्या, कि क्वीन दिदा को बोला जाता था कैथरीन ऑफ कश्मीर। क्या बोलते थे? कैथरीन ऑफ कश्मीर। और ये कैथरीन जो वर्ड आया ना, ये एक्चुअल में रशिया से आया। कैथरीन किससे वर्ड आया? फ्रॉम रशिया से। और विच क्वीन भी क्वीन दिदा को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विच क्वीन। उसके बाद एक पॉइंट इसमें, पता नहीं इतने पॉइंट्स रह गए। सबसे पहली बात, क्वीन दिदा कौन थी? रूलर ऑफ कश्मीर, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये छोड़ो, ये रशिया से आए, ये कहाँ पूछेंगे वो। कैथरीन ऑफ कश्मीर क्वीन दिदा को कहा जाता है, या विच क्वीन भी कहा जाता है। और क्वीन दिदा किसकी क्वीन थी, मतलब किसकी वाइफ थी? वो थी खेम गुप्ता की। खेम गुप्ता, जो कौन से डायनेस्टी से थे? गुप्ता डायनेस्टी से। और ये आपने याद रखना है, किसकी क्वीन थी ये? क्वीन दिदा खेम गुप्ता की। क्या बोला जाता है क्वीन दिदा को? कैथरीन ऑफ कश्मीर। एक और नाम है विच क्वीन। हाँ, अब नेक्स्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये अभी मैं कोई हिस्ट्री तो पढ़ा नहीं रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। अब हिस्ट्री के ऊपर जाऊँगा तो ये बहुत, ये एक एक टॉपिक में पता नहीं क्या क्या पढ़ाना पड़ेगा। तो अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट पर्सनस हैं, इसमें आपने मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। मैडम आपको हिस्ट्री करवाएगी जम्मू एंड कश्मीर की, तो वहाँ पे आप अच्छे से इसको पढ़ लेना, बट अभी आपने सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं। हाँ जी, ज़ैन उल आबिदीन नाम सुना कई बार आपने, है ना। तो ज़ैन उल आबिदीन का जो जन्म है, ये क्वेश्चन भी यार बहुत बार आया है, और कोई आए या ना आए, बट ज़ैन उल आबिदीन का जो ये पीरियड है ना, ये आपने याद रखना है। फ्रॉम 1420 टू 1470 सेंचुरी, ये डेट्स आपने याद रखनी है। सिर्फ इस केस में अपने डेट मैं बोलूँगा, इस केस में ज़ैन उल आबिदीन का जो पॉइंट है, इसमें आपने ये डेट याद रखनी है। और आसान है ये डेट याद रखना, कोई टफ नहीं है। 1420 से 1470, 50 साल, है ना। 1420 से 1470 कितने हो गए? 50 साल। 50 साल का ये जो पीरियड है, ये आपने याद रखना है। किसका? ज़ैन उल आबिदीन का। और ज़ैन उल आबिदीन को किस नाम से पुकारा जाता था? शाही खान। शाही खान या बादशाह, या
अकबर ऑफ कश्मीर। याद रखना, जैनुल आबिदीन को किस नाम से पुकारा जाता था? शाही खान, बडशाह या अकबर ऑफ कश्मीर। मेन पॉइंट है, कोई मैंने इधर उधर का कोई डाला नहीं पॉइंट, जो आपके पेपर में आना है बस वही मैंने लिखा है, ठीक है। और इन्हीं के टर्म, जब ये जैनुल आबिदीन रूलर थे, जैनुल आबिदीन थे कौन? रूलर थे कश्मीर के, है ना। और इनके टर्म को, जब ये रूलर थे, उस टर्म को, उस पीरियड को, उस टाइम को बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ कश्मीर। गोल्डन एज ऑफ कश्मीर, जो डेवलपमेंट हुई उस टाइम पे, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई जैनुल आबिदीन के टाइम पे, और इसलिए इस उनके टर्म को क्या बोला जाता है? गोल्डन एज ऑफ कश्मीर। ओके, ये आपने याद रखने हैं, ये 2 पॉइंट्स, और ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 पॉइंट्स आप याद रखिए। अकबर ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? जैनुल आबिदीन को। शाही खान या बडशाह किसको कहा जाता है? जैनुल आबिदीन को। और गोल्डन एज ऑफ कश्मीर, सुनहरा, जो अब हिंदी में क्या बोलने से, सुनहरा जो टाइम था कश्मीर का, वो किसके पीरियड में आया? जैनुल आबिदीन के पीरियड में। ओके, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, जो अभी जो हम वो कर रहे हैं, जो आपके क्वेश्चंस जो आपके रह गए थे थोड़े। ओके, सो इसके बाद मैं कोशिश करूंगा, अगर इसमें एमसीक्यू ला पाऊँ तो मैं इसमें एमसीक्यू भी लाऊंगा इंपॉर्टेंट पर्सनस पे। सो नेक्स्ट है उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी कौन थे? इंडियन तबला प्लेयर फ्रॉम सांबा। एक ही पॉइंट आपने याद रखना, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी कौन थे? इंडियन तबला प्लेयर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सांबा। ठीक है, सांबा डिस्ट्रिक्ट है ना जम्मू में, तो जम्मू डिवीज़न में सांबा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ से जो तबला प्लेयर ये काफ़ी मशहूर हुए, उनका नाम क्या था? अल्लाह रखा कुरैशी। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। उसके बाद है दीनू बाई पंत। देखो यार, रामनाथ शास्त्री तो एक पेपर में आया था, मुझे याद है जितना ये आया है, वेटनरी असिस्टेंट के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है रामनाथ शास्त्री का। देखो भाई, दीनू बाई पंत कौन थे? सो दीनू बाई पंत वो थे, एक्चुअल में ये पोइट थे, और इन्होंने डोगरी लैंग्वेज पे, डोगरी भाषा पे इन्होंने बड़ा वर्क किया हुआ है, ताकि डोगरी भाषा को क्या मिले? एक बूस्ट मिले, सब एक बूस्ट मिले डोगरी भाषा को। डोगरी भाषा को, मतलब डोगरी भाषा के लिए दीनू भाई पंत ने बहुत काम किया हुआ है, ताकि इस भाषा को भी, डोगरी भाषा को भी आगे जगह मिले। ठीक है, उसके बाद दीनू भाई पंत थे कौन? पोइट थे, कवि थे। ओके, और इनको क्या कहा जाता है? डॉयन ऑफ मॉडर्न पोइट्री, ये भी कहा जाता है। क्या? डॉयन ऑफ मॉडर्न पोइट्री। दीनू भाई पंत कौन थे? याद रखना, पोइट थे। उसके बाद किस फील्ड में इन्होंने ज़्यादा काम किया हुआ है? ये डोगरी लैंग्वेज में, मतलब ये जो कविताएं गाते थे वो कौन सी लैंग्वेज में होती थी? ज़्यादातर डोगरी लैंग्वेज में। इनको क्या कहा जाता है? डॉयन ऑफ मॉडर्न पोइट्री भी कहा जाता है। और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1985 में। याद रखना ये पॉइंट, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है 1985 में। किसके लिए? अयोध्या के लिए, जो क्या था? एक प्ले। ओके, सो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने, और कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात, दीनू भाई पंत कौन थे? पोइट थे। किसके लिए इन्होंने काम किया हुआ है? डोगरी लैंग्वेज में इन्होंने काम किया हुआ है। डोगरी लैंग्वेज को प्रोत्साहन मिले इसलिए इन्होंने काम किया हुआ है। डॉयन ऑफ मॉडर्न पोइट्री किनको कहा जाता है? दीनू भाई पंत को। और साहित्य अकेडमी अवार्ड 1985 में जो मिला है वो मिला है अयोध्या में, अयोध्या के लिए मिला है, जो क्या था? एक प्ले था। नेक्स्ट जो पॉइंट है सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड, रामनाथ शास्त्री। इसमें 3 पॉइंट्स मैंने जो लिखे हैं वही मेन वही हैं। क्या? कि इनको पद्मश्री मिला हुआ है। फादर ऑफ डोगरी, यार ये जो है ना, ये पॉइंट, जो ऐसे पॉइंट होते हैं यही पेपर में पूछा जाता है। 2 पॉइंट्स बस मैंने इसमें ऐड किए हैं। क्या? कि इनको क्या मिला हुआ है? पद्मश्री, और इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ डोगरी। बस ये 2 पॉइंट्स आप याद कर लो,
और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फादर ऑफ डोगरी किनको कहा जाता है? रामनाथ शास्त्री को। पद्मश्री किनको मिला है? रामनाथ शास्त्री को। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है पद्मा, ये कुछ गड़बड़ हुआ है, ये एक सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट इज पद्मा सचदेवा। पद्मा सचदेवा की जो हमने जब स्कूल्स में हिंदी की बुक्स में हमने कई बार इनकी पोइम्स पढ़ी होंगी, आई थिंक आपने भी काफ़ी बार पढ़ी होगी। ठीक है, सो पद्मा सचदेवा मैं आपको बता दूं, ये जम्मू से बिलोंग करते थे, फ्रॉम जम्मू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद ज़्यादातर इन्होंने किस लैंग्वेज में काम किया हुआ है? डोगरी लैंग्वेज में काम किया हुआ है। और ये फर्स्ट वुमन पोइट थी, फर्स्ट वुमन कवि थी, किसकी? डोगरी लैंग्वेज में। डोगरी लैंग्वेज में पहली वुमन पोइट कौन थी? पद्मा सचदेवा। उसके बाद इन्होंने मेरी कविता मेरे गीत इन्होंने लिखा हुआ है। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है 1971 में। इनको पद्मा अवार्ड और कबीर सम्मान भी मिला हुआ है। क्या क्या मिले हुए हैं इनको अवार्ड्स? पद्मा अवार्ड और कबीर सम्मान, ये भी इनको मिला हुआ है। और सरस्वती सम्मान, देखो कितने पॉइंट्स है याद करने वाले। और सरस्वती सम्मान 2015 में इनको मिला हुआ है, जो कि ऑटोबायोग्राफी के लिए, जिसका नाम क्या था? चित चेते। चित चेते किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? डोगरी लैंग्वेज में। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? डोगरी लैंग्वेज में। और डोगरी लैंग्वेज क्या है? सॉरी, चित चिते क्या थी? इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब मीन्स क्या हो गया? आत्मकथा। किसकी? पद्मा सचदेवा की। तो ये 5 पॉइंट आपने याद रखने। क्या क्या? डोगरी लैंग्वेज में इन्होंने ये फर्स्ट वुमेन पोइट थी, राइट्स मेरे कविता मेरे गीत। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको 1971 में मिला हुआ है। और इनको पद्मा अवार्ड, कबीर सम्मान भी मिला हुआ है, सरस्वती सम्मान भी मिला हुआ है चित चेते के लिए। और चित चेते क्या थी? इनकी आत्मकथा, डेट इज ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट पॉइंट जो हैं वो भी आपने याद रखने। क्या क्या? ये मैंने 4-5 पॉइंट्स मैंने इसमें ऐड किए। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इशफाक अहमद। कौन थे ये? कौन है ये? थे नहीं, कौन है ये? इशफाक अहमद इंडियन फुटबॉल टीम में प्लेयर रहे हुए हैं। ओके, इशफाक अहमद कौन थे? कौन है? इंडियन फुटबॉल टीम में ये प्लेयर रहे हुए हैं। उसके बाद इशफाक अहमद भी और मेहराउद्दीन वाडू, इनको भी इंडियन फुटबॉल टीम में जगह मिली हुई है। कौन कौन से 2 प्लेयर्स आपने इंडियन फुटबॉल टीम के लिए आपने कौन कौन से 2 नाम याद रखने हैं? एक तो इशफाक अहमद और मेहराजुद्दीन वाडू, ये 2 नाम आपने याद रखने हैं। उसके बाद मिथुन मनास एक्चुअल में आपने बस एक पॉइंट याद रखना है कि मिथुन मनास कौन है? क्रिकेटर। ओके, परवेज रसूल का आपने बहुत बार नाम सुना होगा, ये भी क्रिकेटर हैं। और ये फर्स्ट क्रिकेटर हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जिन्होंने JNK को रिप्रेजेंट किया है ना। ये पॉइंट भी आ सकता है कि JNK को पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे किसने रिप्रेजेंट किया? वो थे परवेज रसूल। ओके, और इनका IPL में भी सिलेक्शन हुआ है। सो आपने क्या याद रखना है? IPL का मुझे कंफर्म नहीं है, एक सेकंड IPL का मुझे कंफर्म नहीं है, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में इनको परवेज रसूल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में JNK को रिप्रेजेंट किया है। और ये फर्स्ट क्रिकेटर है। ठीक है, IPL में भी शायद इनका सिलेक्शन हुआ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा डाउट है, बट सिलेक्शन हुआ है इनका IPL में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? चैन सिंह कौन थे? कौन है? ये है शूटर चैन सिंह। देखो, करने हैं तो फिर सारे करने हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज छोड़ना कोई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सारे करवाने की कोशिश आपको की है। देखो, चैन सिंह कौन है? चैन सिंह है शूटर फ्रॉम JNK। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ कि JNK फर्स्ट ओलंपियन, एशियन गेम्स 2014 ब्रॉन्ज में विनर इन शूटिंग। ओके, और उमरान मलिक आपने बड़ी बार नाम सुना हुआ है, ये कौन है? क्रिकेटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपने याद रखने हैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। एंड आई होप आपको ये जितने पॉइंट्स हैं आपको समझ आ गए होंगे
और जो फर्स्ट पार्ट था और जो ये सेकंड पार्ट है, ये आपने अच्छे से देख के जाना है एग्ज़ाम से पहले, चाहे जेके एसएसबी का एग्ज़ाम हो या जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में नेचुरली बात है कि जम्मू कश्मीर की जो पूछी जाती है हिस्ट्री या इंपॉर्टेंट पर्सन्स। सो जेके एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जो भी एग्ज़ाम होंगे, उनके लिए ये वीडियो और उससे पहले वाली जो वीडियो थी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपने देख के जानी है। ओके, थैंक यू।